नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रबुद्ध में। साथियों, आज से हम सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला विषय होगा भारतीय इतिहास। देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स भी बनाएंगे। इन नोट्सों को आपके स्क्रीन पर साझा किया जाएगा, इसलिए पहले आप आराम से टॉपिक को समझिए, उसके बाद नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के। सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास क्या है ना। इतिहास देखिए, जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हम सामान्य से तात्पर्य लेते हैं अतीत का अध्ययन। किंतु एक सिविल सेवा परीक्षार्थी या आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हों, तो आपको एक सरल परिभाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है और एक शुद्ध परिभाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे इतिहास यानी अतीत का अध्ययन एक सरल परिभाषा तो है, परंतु एक शुद्ध परिभाषा नहीं। यानी कि अतीत का प्रत्येक अध्ययन हम इतिहास नहीं कह सकते। उसके साथ साथ उसमें प्रामाणिक साक्ष्यों का अध्ययन भी शामिल होना चाहिए। साथ में इनका क्रमबद्ध अध्ययन भी शामिल होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर हम एक संपूर्ण परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इतिहास वर्तमान में रहकर मानव अतीत का निश्चित या प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन है। तो हम ये परिभाषा दे सकते हैं भारतीय इतिहास की कि इतिहास वर्तमान में रहकर मानव अतीत का निश्चित या प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन है। चलिए कुछ और छोटे छोटे टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका एक साधारण सा जवाब होगा हेरोडोटस, जो आप सभी को पहले से पता है। और हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका, है ना। इसमें इन्होंने क्या किया था कि थोड़ी बहुत घटनाओं का एक क्रमबद्ध लिखित विवरण दिया था, इसीलिए इनको द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है ना। तो अभी हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसकी परिभाषा समझी। इस परिभाषा हमने अतीत का अध्ययन, प्रामाणिक साक्ष्य और क्रमबद्ध अध्ययन की बात की। अब हम इसमें समझेंगे कि प्रामाणिक साक्ष्य क्या होते हैं। प्रामाणिक साक्ष्य देखिए, अध्ययन की दृष्टि से हम जो है प्रामाणिक साक्ष्यों को तीन प्रकार में समझ सकते हैं, जिसमें पहला होगा पुरातात्विक स्रोत, इनको आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी कहा जाता है, जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं अवशेष आ जाते हैं। अवशेष यानी कि जैसे जो टूटे फूटे भवन होंगे, स्मारक होंगे, या संरक्षित स्मारक भी ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा अभिलेख, इसके अलावा सिक्के, मूर्तियां आदि, है ना। दूसरा प्रामाणिक साक्ष्यों के अंतर्गत दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत। यानी कि लिखित में जो स्रोत हैं, जैसे कि
इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है धार्मिक स्रोत और एक होते हैं गैर धार्मिक। देखिए धार्मिक में जैसे आप सभी जानते हैं वेद हो गए, पुराण हो गए, है ना, आदि। गैर धार्मिक में यानी कि जो धार्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है जैसे कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी है ना, मुद्रा राक्षस होगी विशाख दत्त ने लिखी है, आदि, है ना। अब इसके अलावा तीसरा पार्ट होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक लगातार जो है विदेशी यात्रियों का भारत में जो है आगमन रहा है ना। तो इन्होंने इनमें कुछ कुछ प्रमुख हैं जैसे कि हो गया आपका फाहियान हो गए, वेनसंग हो गए, इत सिंह हो गए, इब्न बतूता हो गए, आदि, है ना। तो ये हमने बात करी प्रामाणिक साक्ष्यों की। प्रामाणिक साक्ष्य तीन टाइप के हो गए, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि हम भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये सभी आप पहले से भली भांति विज्ञ हैं कि भारतीय इतिहास को हम सामान्यतः तीन टाइप में विभाजित करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। देखिए प्राचीन भारत के अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ये लगभग है प्रारंभ से 712 ईस्वी तक। इसके बाद अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1707 ईस्वी से 1947 तक। 1947 के बाद जो है नेहरू युग आ जाता है, उसके बाद वर्तमान तक चल ही रहा है ना। तो कभी भी आप अगर टाइमलाइन की बात समझें तो आप ये ना समझिए कि फिक्स है कि 712 तक ही प्राचीन भारत था, उसके बाद प्राचीन भारत खत्म हो गया। नहीं, ये सिर्फ सामान्यतः क्या है, एक अध्ययन का दृष्टिकोण है ताकि सुविधा बनी रहे कि हम प्राचीन भारत तक बात कर रहे हैं तो कहाँ तक बात कर रहे हैं, वर्धन के काल, हर्षवर्धन के काल तक बात कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा इसमें कोई फिक्स समय नहीं है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग टाइमलाइन मिल सकती है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ना ही ये क्वेश्चन कभी आएगा। बस ये आपका एक सामान्य समझ के लिए है कि आप इन अ, तिथियों को ध्यान रखें, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। देखिए प्राचीन भारत, इसको हमने अभी तक समझा था कि प्रारंभ से 712 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है ना। परंतु अध्ययन की दृष्टि से हम इसका भी एक काल विभाजन करते हैं, इसको हम समझेंगे इस प्रकार से। इसमें सबसे पहले आएगा प्रागैतिहासिक काल। आपने यह टर्म जरूर सुना होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और अंतिम आ गया आपका ऐतिहासिक काल। देखिए इनके मध्य भी कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है, परंतु वही अध्ययन की सुगमता की दृष्टिगत जो है इनका विभाजन किया गया है। इनको हम इस तरह समझेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो क्या है। देखिए मैंने आपको साक्ष्य बताए थे कि साक्ष्य तीन टाइप के हैं जिनके अध्ययन से हम जो है भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों का विवरण और साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत जो है वो दोनों कमोवेश एक ही हैं। उन्हें जो है बाद में अध्ययन की दृष्टि से जो अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, परंतु है। तो अगर हम स्रोतों की बात करें तो अध्ययन के सिर्फ दो स्रोत रहेंगे, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की।
ये तो हमें प्राप्त होते हैं, परंतु जो लिखित साक्ष्य हैं, ये हमें प्राप्त नहीं होते, है ना। तो हमारी पूरी निर्भरता हो जाती है पुरातात्विक स्रोतों पर, है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो इसके अंतर्गत हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं, लिखित स्रोत भी प्राप्त होता है, किंतु ये क्या है, अभी तक अपठित है, यानी कि हम इन्हें अभी तक पढ़ नहीं पाए। इसलिए यहाँ भी जो है निर्भरता हमारी पुरातात्विक स्रोतों पर ही ज्यादा रहती है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में हमें पुरातात्विक स्रोत जो है प्राप्त होते हैं, लिखित स्रोत भी हमें प्राप्त होते हैं, और इनको हम समझ भी पाते हैं। तो इसलिए हमारी ज्यादा निर्भरता लिखित में होती है, परंतु पुरातात्विक में कमोबेश स्थिति बनी हुई रहती है कि हाँ इस पे हम निर्भर हैं। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, परंतु लिखित स्रोत हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है पाषाण काल, है ना। वहीं आदि ऐतिहासिक की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत तो हमें प्राप्त हो रहे हैं, साथ में लिखित स्रोत भी प्राप्त हो रहे हैं, पर हम लिखित स्रोतों को यानी कि उनकी लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसका एक सामान्य सा उदाहरण हो गया आपका सैंडल सभ्यता। और इसकी बात करते हैं बात ऐतिहासिक काल की, इसमें पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हो रहे हैं, लिखित स्रोत भी प्राप्त हो रहे हैं, और हमें वो लिखित स्रोत जो हमने प्राप्त किए उनको हम पढ़ भी पा रहे हैं। तो इसका प्रारंभ होता है लगभग 6वीं शताब्दी, जहाँ जब महाजनपद काल शुरू होता है ईसवी पूर्व से, ठीक। तो इसी ऐतिहासिक काल का बाद में विभाजन जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में होता है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे, और इसी प्रकार से हम इनका अध्ययन भी इसी दिशा में करेंगे कि सबसे पहले हम पाषाण काल की बात करेंगे, पाषाण काल के बाद जो है सिंधु सभ्यता आती है, उसका अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता पर हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि जब बौद्ध धर्म आते हैं या जैन धर्म आते हैं या महाजनपदों के जो वंश आते हैं, इसके जैसे कि हर्यक वंश हो गया, इतर मगध साम्राज्य आता है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। चलिए तो फिर अब बात करते हैं पाषाण काल की, यानी कि स्टोन एज, पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि पत्थरों का काल, यानी कि जिस काल में पत्थरों के ही प्रयोग के हमें साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि खासकर जैसे उपकरणों के रूप में, हथियारों के रूप में, औजारों के रूप में मिलते हैं, है ना। इस पार्ट में हम देखेंगे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है ना। पहला है आपका पुरा पाषाण काल, इसको कहते हैं पेलियोलिथिक, क्योंकि कभी-कभी एग्जामिनेशन में हिंदी की जगह इंग्लिश का प्रयोग कर दिया जाता है ना, देवनागरी लिपि में इंग्लिश वाला वर्ड लिख लेते हैं। तो पेलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है ना। दूसरा पार्ट है आपका मध्य पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल, इसको कहते हैं मीजोलिथिक, मीजोलिथिक। और तीसरा है आपका नवपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक, है ना। चलिए अब इनका टाइम पीरियड जान लेते हैं। टाइम पीरियड में के संबंध में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई स्पष्ट रेखीय विभाजन नहीं है कि इतने से इतने के मध्य पुरापाषाण काल होगा, इतने के मध्य मध्यपाषाण काल होगा, या इतने के मध्य नवपाषाण काल होगा, है ना। चूंकि ये ऐतिहासिक काल से पूर्व का समयावधि है, इसलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग निर्धारित किया है, और उन्होंने अलग तरीके से अपने अध्ययन की दृष्टि से निर्धारित किया है, इसलिए आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट मिल सकती है ना। तो पुरापाषाण काल में लगभग प्रारंभ से, यानी कि पृथ्वी के निर्माण से
प्रारंभ से लगभग लगभग 8000 ईस्वी पूर्व तक, है ना। सेकंड है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक को हम मानते हैं लगभग 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी, और आप इसको मान लीजिए लगभग लगभग 4000 से 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि सैन्य सभ्यता के विकास तक, है ना। तो अब हम इनकी चर्चा करेंगे, इन तीनों टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस हुआ और कैसे मनुष्य ने जो है अपने आप को विकसित किया। ये इसमें भी एक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जैसे कि आज के ज़माने में हम देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है धीरे-धीरे करके, वैसे ही मनुष्य अपना स्वयं का विकास कैसे किया, यानी कोई भी चीज़ किस तरह से विकसित होती है, हमें इसमें दिखाई देगी। तो फर्स्ट बात करते हैं पुरापाषाण काल की, यानी कि पैलियोलिथिक की। इस काल में मनुष्य जो है क्या था, उसका जीवन अस्थिर था, वो घुमंतु था, घुमंतु प्रवृत्ति का था, है ना। और उसका दिमाग जो है अभी विकसित अवस्था में आ रहा था। तो इस काल में उसका जीवन कैसा था, जीवन अस्थिर, है ना। उसका इस जीवन अस्थिर होने से इसके क्या प्रमाण मिलते हैं कि वो जीवन अस्थिर था, क्योंकि वो एक तो शिकारी था प्लस खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक की वो भूमिका होता, खाद्य संग्राहक यानी कि वो कंद मूल फल का संग्रह करके अपना जीवन यापन कर रहा था, है ना। इस काल की हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, देखिए 1863 में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। बेसिकली ये एक भूवैज्ञानिक थे, परंतु इनको जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को क्या मिलता है, एक उपकरण मिलता है, जो कि किस काल का था, पुरापाषाण काल का एक उपकरण मिलता है, हस्त कुठार, है ना। इसको बोलते हैं हैंड एक्स, यानी कि हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी, हैंड एक्स मिलता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को 1863 में, जो पहला पुरापाषाणकालीन उपकरण था। और ये इन्हें कहाँ से प्राप्त होता है, मद्रास के पल्लवरम से, पल्लवरम नामक स्थान पर, है ना। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे या उन्होंने किस चीज का खोज करी, है ना। तो ये हमें जानकारी पता होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आया भी है पहले। इसके अलावा इस काल के कुछ उपकरण हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या है। एक तो ये हस्त कुठार, इसको बोलते हैं हैंड एक्स, है ना। इसके अलावा चॉपर चॉपिंग है, इसके अलावा पेबुल है ना? चलिए अब हम दूसरे पे चलते हैं, मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में जो जीवन अस्थिर था वो थोड़ा थोड़ा जो है, अब जो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक जगह पे रुकना शुरू कर दिया। तो इनकी जीवन पद्धति में जो पहले शिकारी थे, शिकारी के स्थान पर ये क्या, इन्होंने क्या कर दिया, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो इनका क्या, पशुपालन प्रारंभ, है ना। इसके हमें साक्ष्य भी मिलते हैं, पशुपालन के, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं हमें दो जगह से खास तौर पर, जो हमें याद रखने हैं। एक तो है आपका आदमगढ़ से, ये पड़ता है आपका एमपी में, और दूसरा हमें के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बागौर से, बागौर राजस्थान से, है ना। दूसरा, मध्य पाषाण काल में पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए, यानी कि पहले सिर्फ पत्थरों से ही निर्मित उपकरण हमें प्राप्त हो रहे थे, परंतु बाद में हमें जो अस्थि निर्मित उपकरण भी प्राप्त होने लगे। इसको कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि सराया नाहर से मिलता है इसका साक्ष्य, है ना, महदहा से मिलता है। इसके अलावा इस काल में जो उपकरणों का साइज था वो छोटे होने लग गया, यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनने लग गए। जैसे कि हर विकसित अवस्था में होता है कि कोई भी चीज पहले बड़ी होती है, बाद में उसको धीरे धीरे छोटी बना दिया जाता है। जैसे कि पहले कंप्यूटर थे तो वो बहुत बड़ा हुआ करते थे, धीरे 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 कर आज वो मोबाइल के रूप में, या हर एक चीज में कंप्यूटर जो है हमारे हाथ में है, हर जगह पे है जो है, हमें कंप्यूटर मिल जाएगा छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज के रूप में, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है ना। यानी कि मनुष्य की सहूलियत के हिसाब से ऐसे ही जो उपकरणों में भी हुआ। पहले जो है बड़े उपकरण हुआ करते थे, धीरे धीरे कर मनुष्य ने
उन्होंने सूक्ष्म उपकरण बनाना शुरू कर दिया, है ना। इसीलिए जो ये उपकरण हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोलिथ, है ना। तो माइक्रोलिथ उपकरण का विकास होता है मध्य पाषाण काल में। इसके अलावा इस काल के कुछ प्रमुख उपकरण हैं, वो लिख लीजिए। जैसे कि इकधार फलक, है ना, चाकू हो गया है, तक्षणी हो गया है, यानी नुकीले धारदार हथियार बनने शुरू हो गए थे इस काल में, है ना। इसके अलावा अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। देखिए, नवपाषाण काल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे कि इनमें से पहला है, मनुष्य ने जो खाद्यान्न उत्पादन करना शुरू कर दिया, है ना। खाद्यान्न उत्पादन करना, खाद्यान्न उत्पादन जो है प्रारंभ कर दिया। इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, और इस साक्ष्य वाले स्थल जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट है, जो कि विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए या कोई भी एक दिवसीय एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है। तो खाद्यान्न उत्पादन में जैसे कि हमें चावल का साक्ष्य मिलता है दो जगह से, ये दोनों भारत में है, याद रखिएगा, लहुरा देव में और दूसरा है कोल्डी हवा में, है ना। गेहूं का साक्ष्य मिलता है हमें मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है, वर्तमान में ये कहाँ है, पाकिस्तान में, है ना। इसी काल में जो है मनुष्य ने जो है आग का आविष्कार किया, है ना। इसके अलावा इस काल की एक संस्कृति का जो है हमें ज्ञान मिलता है, उसको बोलते हैं बुर्जहोम संस्कृति, ये कश्मीर में थी, है ना। इसमें क्या मिलता है, इसका जब अन्वेषण किया गया तो इसमें जो हम गर्तावास की खोज हुई। गर्तावास यानी गर्त यानी गड्ढा, वास यानी कि आवास, है ना। गर्तावास यानी गड्ढे में रहने वाले लोग, यानी जमीन के अंदर जो गड्ढे बनाकर रहते थे, तो इस संस्कृति के अंदर हमें गर्तावास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है मानव के साथ, मानव प्लस कुत्ते, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा पाषाण काल, जिसमें हमने थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा हमने तीनों कालों के बारे में जाना। पाषाण काल के अंतर्गत पुरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में एवं नव पाषाण काल के बारे में। देखिए, आपको इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं लगभग, है ना। तो इसके बाद हम एक छोटा सा और टॉपिक ले लेते हैं, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, ताम्र पाषाणी काल। ताम्र पाषाण काल, देखिए, जब हम पाषाण काल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारे उपकरण क्या है, पाषाण यानी पत्थरों से निर्मित हमें पाए पाए हमने। इसके अलावा इस काल में जो ताम्र पाषाण काल है, इसमें क्या है, देखो नाम से स्पष्ट है, ताम्र यानी कि तांबा, पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि यह काल हमें तांबा प्लस पत्थर दोनों के उपयोग को दर्शाता है ना। इस काल में तांबे के प्रयोग से अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ, जिनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले इसका हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। इसका भी लगभग लगभग टाइम पीरियड लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व तक हम मान सकते हैं, है ना। इस काल में कुछ प्रमुख उनकी संस्कृतियों की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे पहली है बनास, इसको जो आहार संस्कृति भी बोलते हैं, ये मिलती है हमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। देखिए, ताम्रपाषाणी काल की बहुत सारी संस्कृतियां विकसित हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में, है ना। अलग अलग स्थानों के नाम पर उनको वही नाम देकर उनके आगे संस्कृति लगा दिया गया। जैसे कि बनास जो है वो क्या है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में। इसके कुछ स्थल हैं, जैसे आहाड़ है, उसका पुराना नाम ताम्रवती है, क्योंकि वहां से क्या है, जो ये आहाड़ है नाम, इसका प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवती। क्यों कहते हैं इसको ताम्रवती, क्योंकि तांबा अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुआ। बागोर है, गिलुंद है, ये सब इसी के स्थल है ना। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से इनको बांटा है। आपको इतना जानकारी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि बनास या आहार संस्कृति जो है वो एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। ताम्र पाषाणिक यानी कि वो संस्कृति जिसमें तांबा और पत्थर दोनों का हमें प्रयोग प्राप्त होता है।
है ना। और तांबा जो है, तांबा क्यों महत्वपूर्ण है, तांबे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि तांबा जो है मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु है, इसलिए तांबा महत्वपूर्ण है ना। तो तांबा जो है मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु है। दूसरी संस्कृति की बात कर लें, एक और महत्वपूर्ण संस्कृति है मालवा संस्कृति, है ना। मालवा संस्कृति कहाँ रही होगी, क्योंकि मालवा जो है वो जगह है मध्य प्रदेश में, इसलिए ये मध्य प्रदेश में ही थी, ठीक है। इसके कुछ स्थल हैं जैसे कि कायथा है, एरन है, नवदा टोली है, जहाँ से अलग अलग छोटी छोटी और संस्कृतियां थी इसके अंतर्गत। तीसरी है एक महत्वपूर्ण संस्कृति जोरवे संस्कृति, ये है महाराष्ट्र। बस आपको इस टॉपिक में यही जानना था। अब बात करते हैं आज के नोट्स की। इतिहास। इतिहास वर्तमान में रहकर मानव अतीत का निश्चित या प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के अध्ययन के स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, अवशेष, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरें आदि। साहित्यिक स्रोत, धार्मिक जैसे वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक आदि, एवं गैर धार्मिक जैसे अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, पंचतंत्र आदि। विदेशी यात्रियों का विवरण जैसे फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इब्न बतूता आदि। अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। इसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल। केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, किंतु लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। उदाहरण पाषाण काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य उपलब्ध, किंतु वर्तमान तक अपठित, इसलिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता। उदाहरण सैंदव सभ्यता। तीसरा है ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक एवं लिखित या साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध। यह लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ। पाषाण काल यानी स्टोन एज। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः उपकरणों के आधार पर। पहला पुरापाषाण काल यानी पेलियोलिथिक, प्रारंभ से 8000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में मानव अस्थिर था, वह शिकारी व खाद्य संग्राहक था। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट भूवैज्ञानिक ने अपना पहला पुरापाषाण कालीन उपकरण हस्तकुठार मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चॉपर चॉपिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। दूसरा मध्यपाषाण काल यानी मीजोलिथिक, 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया, जिसके प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर यानी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। इस काल में अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, सराय नहर तथा मदहदा से। इस काल में सूक्ष्म पाषाण उपकरणों यानी माइक्रोलिथ का निर्माण हुआ। इस काल के प्रमुख उपकरण हैं इकदार फलक, चाकू, तक्षणी आदि। तीसरा है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक, 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में मानव ने खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन प्रारंभ किया। लोहरा देव भारत से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोहरा देव के पश्चात चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल कोल्ड हवा है। इस काल में मानव ने आग का प्रयोग करना प्रारंभ
किया। बुर्ज-होम संस्कृति कश्मीर के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। बुर्ज-होम से ही मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी। यह काल मानव द्वारा तांबा तथा पत्थर के प्रयोग की अवस्था को दर्शाता है। सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां बलूचिस्तान से प्राप्त हुई हैं। कुछ ताम्रपाषाणिक बस्तियां तथा उनका विस्तार निम्नवत है। बनास या आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसके प्रमुख पुरा स्थल हैं आहार, इसका प्राचीन नाम ताम्रवर्ती है, बागौर, बालाथल, गिलुंड आदि। दूसरी है मालवा संस्कृति, यह मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई है। इसके प्रमुख पुरा स्थल कायथा, ऐरण, नवदा टोली हैं। तीसरी है जौरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र में अवस्थित थी। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।